हमारे सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 राउंड और बचे हैं और ये अगर सारे के सारे भी अगर आपके पास आ जाएं तो आपको लगता है कि नतीजे जो हैं वो पलट सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो मतदान 11 तारीख को हो चुका था और अभी केवल परिणाम आना है, आज काउंटिंग है, परिणाम आना है। मैं किसी भी प्रकार से परिणामों को बदलने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से वहाँ वोटिंग हुई और जिस प्रकार से हमको जनता का स्नेह मिला, मैं इसी के परिणाम आने तक पूरी उम्मीद में हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परंतु मैं इन सारी स्थितियों के साथ मैं एक चर्चा और करना चाहूँगा कि जो बिहार के जो परिणाम दिख रहे हैं, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन महागठबंधन का क्रश किया गया है, वहाँ की जनता ने उनका सुपड़ा साफ किया है। जो कांग्रेस के राजकुमार जिस प्रकार से डायलॉग मारते थे, जिस प्रकार के फेक नैरेटिव के जाल में फंसे हुए थे, वो उनकी कुल मिला के सीटें शायद 4 आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और बहुत बड़े परिवर्तन के बीच में जो मैं देख रहा हूँ कि शायद कांग्रेस में अब किसी भी प्रकार से नेतृत्व को जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंकज जी, आज जनता की बात ना करके बिहार की करें क्या? नहीं, बिल्कुल हमको समग्र बात करनी चाहिए, हमको देश की बात करनी चाहिए। तो हम आपसे अंता के बारे में पूछते हैं, आप बिहार पहुंच जाते हैं। मैं अंता के बारे में लगातार बातचीत कर रहा हूँ। अंता को अवॉइड नहीं कर सकते, राजस्थान के हैं और राजस्थान में हमारा एक उपचुनाव है, उनकी हम चर्चा। अच्छा, पंकज जी को लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई? अगर प्रमोद चंद भाई के खिलाफ कोई जांच बिठा देते तो शायद परिणाम कुछ उलट होते। आरोपी लगाती आई बीजेपी, आज तक जांच नहीं बिठाई। कोई कमी आपको लगता है रह गई? क्योंकि जितने सारे आरोप आप लोगों की ओर से लगाए गए थे, लगता है कि कोई जांच बैठा देनी चाहिए थी या कुछ अभी ऐसा हो सकता था जिसकी वजह से नतीजे बदल सकते थे? देखिए, भ्रष्टाचारी तो जेल जाएगा, हर भ्ष्टाचारी की जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो सब जेल। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग राजनीतिक उनमें फंसाते हैं मामलों में। ये कांग्रेस का हमेशा एक शगल रहा है कि पहले तो चोरी करो और फिर राजनीति के उसको मुद्दा बना के अपने गिरेबान बचाने की कोशिश करो। ये कांग्रेस का हमेशा से स्टाइल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस लूट खसोट कर रही है और केवल एक परिवार का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी कोई क्वालिटी नहीं, बिना क्वालिटी के उनके यहाँ नेता थोपे जाते हैं और वो देश में राज करते हैं। ये सब चीजें हमें पूरे देश जानते हैं। मेरे को लगता है कि आज बिहार में केवल 4 सीटें आ रही है। कोशिश कीजिए कि भाई कांग्रेस कि लोगों ने मतदान तो किया लेकिन मतदान नहीं किया, इसलिए स्थिति जो है वो बदल गई। बिल्कुल चारुल, जनता बहुत जागरूक है और जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अंता में कंवरलाल मीणा की जो छवि थी, पंकज जी आप उससे स्वीकार करिए या मत करिए, लेकिन उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। आप चाहे लाख आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन आप उनको साबित नहीं कर पा रहे। आपने कोई प्रयास नहीं किया कि अंता के उपचुनाव को जीतना है। आप देरी से जागे, आपने टिकट देरी से जारी किया, आपने प्रचार देरी से जारी किया, आपने नरेश मीणा की जातिगत समीकरणों को समझने में भारी भूल की। आपको ये समझना चाहिए था कि वहां पर किस प्रकार की जातियां हैं जो वोट करेंगी। कंवरलाल मीणा की विधायकी को लेकर आपने जिस प्रकार बचाव के प्रयास किए वो भी कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ा। होना तो ये चाहिए था कि नैतिक रूप से कंवरलाल मीणा को जिस दिन सजा याफ्ता घोषित किया गया, बीजेपी तुरंत अपने आप को विड्रॉ करती और कहती कि हम उपचुनाव में जाने को तैयार हैं। लेकिन तमाम इन बातों को दरकिनार किया गया। सबसे बड़ी बात, अगर आप टिकट का चयन कर चुके थे तो उसकी घोषणा में देरी क्यों की? जनता ये देखती रही कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं की गई। तो पंकज जी, आपको ये मानना चाहिए, एक चिंतन शिविर का आयोजन 12 जिले में ही कर लीजिए, वहां पर तमाम लोगों को बुलाइए, अपने नेताओं को, और ये प्रयास कीजिए कि आखिर हार के क्या कारण रहे और उन हार के कारणों को तलाश कर, क्योंकि फिर कभी कोई चुनाव हो तो आप कम से कम ये बात न कह पाएं कि सिर्फ 2 राउंड हैं, हम तो जीत ही जाएंगे। तो अब संभावना लगती नहीं है पंकज जी, हार को स्वीकार कर ही लीजिए। निश्चित रूप से जनता का जो मैंडेट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, परंतु समय आने पे करेंगे। और जहां तक बात है चिंतन शिविर की, मनीष जी आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। बीजेपी समय को लेकर बहुत स्पष्ट होती है, किसी भी काम में मुहूर्त का देखा जाता है पहले कि किस मुहूर्त में काम किया जाना चाहिए, इसीलिए अब भी समय पर ही स्वीकार्यता होगी। नहीं चारू, मैं एक आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अकेला एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हार पे भी चिंतन करता है तो जीत पे भी चिंतन करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मनीष भाई बहुत नजदीकी से जानते हैं, हालांकि मैं तो ये महेंद्र जी भी बहुत नजदीकी से भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। तो चिंतन तो हम करेंगे, हार पे या जीत पे दोनों पे करेंगे। एनालिसिस हमारा होगा और क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, उन सबको लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
एक आध अच्छाई तो बताइए ना पंकज जी, अंतर चुनाव में, उपचुनाव में क्या अच्छाई आपको नजर आई? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि जो आप तमाम मोर्चे हैं उन पे या तो विलंब से गए, और अगर गए तो कोई ना कोई वजह ऐसी थी कि आप अपनी जो शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे। सरकार आपके साथ थी, पूरे बीजेपी के नेताओं के एकजुटता के साथ अगर दौरे होते तो मेरा मानना यह है, खासतौर पर प्रदेश प्रभारी की मैं बार बार बात कह रहा हूं, तो एक मैसेज जाता है जनता के बीच कि बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और उसको जीत ले जाती है। विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पंकज जी, क्योंकि आप बहुमत में हैं, लेकिन सवाल यह है जनता के बीच संदेश क्या गया? सरकार रहते हुए केवल 2 साल हुए हैं अभी सरकार को, 3 साल का एक लंबा वक्त आपके पास बकाया है, और ऐसे में अगर आप एक छोटा सा उपचुनाव हार जाते हैं तो यकीनन सरकार और पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की बात सामने आती है जनता के बीच, वो भी एक अपने आप में गंभीर विषय है पंकज जी। बिल्कुल, देखिए हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी खास बात यही है कि यहाँ हार के साथ में जीत चलती है, जीत के साथ हार चलती है। और मैंने जैसा अभी पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि हम हार पे भी चिंतन करेंगे तो जीत पे भी चिंतन करेंगे, पर परिणाम आने की बात करेंगे। और जहाँ तक बात आपने अच्छाई की करी, मैं मनीष भाई आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि चुनाव से पहले और चुनाव से लगभग चुनाव घोषणा से पहले ही एक राजस्थान में एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबंदी है, उन सबको नकारते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, खासकर हमारा आज की तारीख में चेहरा हमारे बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट ले लीजिए पंकज जी के लिए। चारुल रुक जाइए, बड़ा अपडेट है पंकज जी की उम्मीदों को तोड़ता हुआ ये अपडेट। मोरपाल सुमन फिर से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 19वां राउंड कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 69,213 से नंबर 1 पर बने हुए हैं। भाजपा के मोरपाल सुमन 53,259 मतों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक आया। नरेश मीणा 53,424 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर। पंकज जी को जरा एक खबर दे दीजिए चारुल कि अब मोरपाल सुमन दूसरे से खिसक कर तीसरे पर आ गए हैं और 1 राउंड बाकी है। उम्मीद है अब भी कायम? 1 राउंड बाकी और दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। लेकिन आप वही बताइए, वो कौन सी अच्छाई थी बीजेपी की जो जनता देख नहीं पाई? नहीं, जनता देख नहीं पाई ये तो मैं कहने का मेरे लगता है मैं सक्षम नहीं हूँ। जो जिनमें मेन टक्कर मानी जा रही थी, शुरुआत में तो बीजेपी कांग्रेस में थी और अब बीजेपी तीसरे नंबर पर है। हाँ, मैं वही बात कह रहा था, जनता देख नहीं पाई ऐसा मैं कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मेरा स्तर भी नहीं है। जनता तो देखिए लोकतंत्र के अंदर देवतुल्य होती है, भगवान होती है, और जनता का निर्णय हमेशा स्वीकार है। हम जीत के अंदर भी वो स्वीकार करते हैं तो हार में भी स्वीकार करते हैं। परंतु जिस मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और जिस मजबूती से हमारे पार्टी के तमाम नेता वहाँ चुनाव के अंदर डटे रहे, मुझे लगता है कि वास्तव में कांग्रेस के लिए अगले कई सालों के लिए ये मुँह पे टेप लगाने के जैसा है। कभी भी आने वाले समय में कांग्रेस गुटबंदी का तो कम से कम आरोप नहीं लगा पाएगी। हाँ, जहां तक बात है अंतर चुनाव की, परिणामों की, निश्चित रूप से जो अच्छा या बुरा जो आएगा वो हमारे स्वीकार्य है और उसका हम एनालिसिस जरूर करेंगे। मैं फिर एक बार वही बात कहूँगा, अभी हमारे सुमित भाई कह रहे थे, मैं उसके सुमित भाई को बताना चाहूँगा 3 अक्टूबर चुनाव घोषणा से पहले हम 17 राज्यों में चुनाव सरकार में थे और आज परिणाम 14 नवंबर परिणाम के बाद में हम 17 राज्यों के अंदर हमारा शासन व्यवस्था में रहेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं आया है। और अभी अगर हम परिवर्तन देखें तो परिवर्तन ये है कि बिहार के अंदर जहां हम 140-135 के अंदर हम हुआ करते थे, आज हम 200 की सीटें टच कर रहे हैं। शायद बिहार के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं देखा। परिवर्तन सवाल ले लिया, कांग्रेस कहती कि सरकारी मशीनरी को अब सरकारी मशीनरी को क्लीन चिट मिल गई, ईवीएम को रिकॉर्ड बनाता है। ये लेकिन आप अंतर उपचुनाव हार गए, इसका मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच में? चमत्कार है ये देश के अंदर। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि 2 साल के कार्यकाल में फेल हो गई। पहले एक बार महेंद्र जी, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो फिलहाल अभी 1 राउंड बाकी है, लेकिन फिलहाल बीजेपी हारती नजर आ रही है। इससे क्या मैसेज जाएगा जनता में? देखिए, बीजेपी पिछड़ गई है निश्चित रूप से, ये दिख रहा है। आप ऐसे मत कहिए, अभी पंकज जी 1 राउंड का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पंकज जी के कहने से रिजल्ट नहीं बदला जाएगा। पंकज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। पंकज जी अभी थोड़ा सा ठीक से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बात ठीक से नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते उनको अपनी बात रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक नैरेटिव फैलाया गया मीडिया और राजनीतिक दलों के द्वारा कि बीजेपी में गुटबाजी है। ऐसा किसी ने कोई नैरेटिव नहीं फैलाया, किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी में गुटबाजी है। सब लोग कह रहे थे